शिक्षा मित्र और अनुदेशक और बेसिक संबंधित खबर जानने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नीचे आपको जो रेड का सब्सक्राइब दिख रहा है इसको क्लिक करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा लोग देख सकें। आप शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष है, क्या मांग थी? आज हमने आपकी मुहिम चलाकर इस आधार पर तो पहुंचा दिया। अब तक तो आपसे कोई डरता ही नहीं था, आपको कहीं नहीं पूछा जाता था। आपने बहुत प्रयास किया, पूरी साल धरना प्रदर्शन, अभी भीषण ठंड में भी आप आए थे इको गार्डन जब बारिश हुई थी, लेकिन कोई बात करने को एग्री नहीं था। क्यों? आज कम से कम ये डर लगा कि शिक्षा मित्र अनुदेशक हमारी सरकार का नुकसान कर देंगे। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जुड़ चुके हैं। उनका मिश्रा जी आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को मैं बहुत आभारी हूं और आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं, आपको भी प्रणाम। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इस मुहिम को लगभग पिछले 90 दिनों से खूब जम के चलाया और हमारी समस्या को आपने सरकार तक पहुंचाने का काम किया। और जितने भी डिबेट में हमारे साथी बैठे हैं सभी का बहुत बहुत आभार, लेकिन विशेषकर आपका आभार और आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी का आभार कि आप दोनों लोगों ने मिलकर के हम लोगों को बहुत आगे पहुंचाने का काम किया, सरकार तक हमारी समस्याएं पहुंचाया। हम हो या अनुदेशक हो, आंगनबाड़ी हो, किसी ने कोई ऐसी चीज सरकार से नहीं मांगा था कि जिससे सरकार का कोई नुकसान होता। मैं तो अपने अस्थायित्व की लड़ाई लड़ रहा था, अनुदेशक अपने अस्थायित्व की लड़ाई लड़ रहा था, आंगनबाड़ी अपने प्राथमिक को अधिक करने की लड़ाई लड़ रही थी और तमाम इस प्रदेश का 17.5 लाख संविदा कर्मचारी निरंतर सरकार के संपर्क में रहा और यही चाहता था कि मुझे सरकार कुछ ना कुछ दे और हमारी स्थिति बेहतर हो। खासकर शिक्षा मित्रों के संबंध में अगर हम आपसे बात करें तो आपने मेरे दर्द को बेहतर समझा और हम लोग सहायक अध्यापक बन चुके थे, हमने सारी योग्यताएं पूरी कर ली थी। अभी कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट चले गए समायोजन, और उसके बाद सरकार के पाले में गेंद आया और ये हुआ कि सरकार जैसा चाहे वैसा इनको समायोजित कर सकती है। हम लोगों में 60,000 लोग टीटी पास हैं और पूरे देश में भारत के राजपत्र में स्नातक के बाद, बहुत तो सारे राज्यों में तो इंटर के बाद टेट और या बीटीसी के बाद टेट करके लोगों ने अध्यापक बना दिया। उत्तर प्रदेश में 98 में अमेंडमेंट हो गया था, यहाँ 10+2 प्लस स्नातक, स्नातक के बाद बीटीसी और बीटीसी के बाद टेट की बात आई तो 60,000 लोग हमारे टेट हैं, उनको इन्होंने अध्यापक नहीं बनाया। शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए सुपर टेट लागू कर दिया और सुपर टेट लागू करने के बाद ज्यों-ज्यों शिक्षा मित्र तैयारी करता गया त्यों-त्यों सुपर टेट का कटाप वो बढ़ाते चले गए और लास्ट में इन्होंने 60-65 पे जाके रोका तो शिक्षा मित्रों को नियुक्ति नहीं दी। अभी बुलाए माननीय मंत्री जी ने सदन में घोषणा किया, मुख्यमंत्री जी ने, हम वीडियो आपको भेजेंगे कि आंगनबाड़ी, अनुदेशक, रसोइया, शिक्षा में सभी का मानदेय बढ़ाएंगे। बजट भी प्राविधान कर लिया, लेकिन एक भी पैसा इन्होंने बढ़ा करके शासनादेश जारी करने का काम नहीं किया। हमारे अनुदेशक साथी भाई विनय जी बैठे हुए हैं, उनको भी मालूम है हमारे शिक्षा का मानदेय नहीं बढ़ाया, हमारे आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाया, उसका शासनादेश नहीं किया, रसोइयों का मानदेय बढ़ाया, शासनादेश नहीं किया। और आज इतना बड़ा डर इनको सता रहा है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक को चुनाव ड्यूटी से ये बहिष्कृत कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो हमने भी आज निर्वाचन आयोग को आदरणीय शुक्ला जी को लिख करके दे दिया है कि शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को या जो हमारे आंगनबाड़ी हैं जिनको रोजगार सकों को, जिनको ये ड्यूटी से हटा रहे हैं, सबसे पहले उनको अगर ट्रेनिंग कराना है, रिजर्व में रखना है तो बैलेट पेपर का अधिकार दिया, उनको पोस्टल बैलेट से पहले उनका वोट डलवाया जाए। और अगर उनको चुनाव ड्यूटी से या तो एकदम जो है हटा दिया जाए और अगर लगाना है तो उस ड्यूटी में उनको पार्टी में सम्मिलित किया जाए। अभी हमने अपने प्रदेश मंत्री श्री सुशील यादव को भेज करके और निर्वाचन आयोग में बाकायदा उनके साथ बैठ करके और बात करके, शायद संपर्क टूट गया है। प्रभाकर जी, एक बड़ी बात सामने आई है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र, आप सुप्रीम कोर्ट देखते हैं लगातार, अनुदेशक और शिक्षा मित्र अगर चुनावी ड्यूटी में उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, उसकी मौत हो जाए, उसकी डेथ हो जाए तो कुछ कंपनसेशन नहीं मिलता है। पिछले चुनाव में भी जो लोग चले गए पंचायत चुनाव में, उन्हें कुछ नहीं मिला आज तक, वो बेचारे लावारिस की तरह हैं।
तो वो कह रहे हैं कि जब हमसे ड्यूटी ली जाएगी तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। और दूसरी चीज ये है शिव कुमार जी, इससे पहले प्रमोद जी बोले मैं आऊंगा, कि मैं नहीं आऊंगा मैं बस इसी में एक ऐड कर रहा हूँ इसी चीज में, जबकि इसकी बात चल रही है कि जिस तरह से कोरोना में हुआ, हमने देखा कि कितने शिक्षा मित्रों की या शिक्षकों की मृत्यु हो गई पंचायत चुनाव में। तो इस बार भी अभी तक उनको ये नहीं माना गया कि ये कोरोना वॉरियर हैं या फिर कोरोना में काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? आप प्रमोद जी अपनी बात पूरी कर सकते जी प्रभाकर जी। माफ कीजिएगा प्रभाकर जी। इसको ये शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का संकट तो आप देख रहे हैं, आप उसको महसूस कीजिए और आप मुस्कुराइए। आप मुस्कुराइए, हालांकि आप लखनऊ में नहीं हैं, लेकिन आप मुस्कुराइए। आप मुस्कुरा सकते हैं कि सुरेंद्र दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं इसलिए कि जो आप लोगों ने किया है उसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आपने कहा कि एक तरफ चुनाव आयोग ने कहा कि इनको ड्यूटी में नहीं लगाना है, दूसरी तरफ कि भाई लगाना भी है, तीसरी तरफ ये भी कि इनको रिजर्व में रखना भी है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए काफी है। एक बार ये फिर मुद्दा उठ सकता है, ये फिर कल को ये बात, देखिए कोई चीज की जब पृष्ठभूमि बनती है तो उसके बहुत मायने होते हैं। ये मैं इसको एक पृष्ठभूमि के तौर पर देख रहा हूं कि किसी भी तरह की दिक्कत होती है, मान लीजिए कि कह दिया गया कि नहीं, पहले कहा गया कि इन्हें शामिल नहीं करना है और रिजर्व में रखना है, बाद में रिजर्व करने के बाद, रखने के बाद से चुनाव ड्यूटी में लगाया जाता है, या उस दौरान कोई मिस हैपनिंग होती है या किसी की ड्यूटी लगाई जाती है और वो मना करता है और उसको हटा दिया जाता है या उसके खिलाफ FIR होता है, जैसे चुनाव के दौरान चीजें होती हैं। तो ये बात अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पे ले जाकर खड़ा होकर कहता है कि आप से सरकार हमको पहचानती नहीं है, जब मुझे कुछ हमारी मांग है, हमारी मांगों को मानने के लिए पहचानती नहीं है, जब मतलब होता है तभी पहचानती है, हमारे साथ मिस हैपनिंग होती है उसकी जिम्मेवारी नहीं लेती है। तो मुझे जो समझ में आती है बात है कि मैं थोड़ा सा आशावादी हूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट को संविधान की संरक्षा की जिम्मेदारी, उसमें हमारे डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो संविधान की रक्षा करे, मौलिक अधिकारों की रक्षा करे नागरिकों की। तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि क्या होगा या कौन, तो ये मैं समझ रहा हूं कि उसके लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि बन रही है। तब मुश्किल होगा सरकार को जवाब देना कोर्ट के भीतर, और जिस मसले को आप टालने की कोशिश सरकार कर रही है या की है अभी तक, उसके लिए वहां पर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला जाता है तो बहुत आसानी से सरकारें टाल नहीं पाती हैं। उदाहरण मैं दे लूं, हालांकि इस मसले से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ। मुझे मेरे मुंह से धर्म संकट निकल रहा है, माफ कीजिएगा, लेकिन धर्म संसद हुआ। उस धर्म संसद आप कह रहे हैं क्योंकि वो धर्म संकट है, इसलिए सही बात कह रहे हैं प्रभाकर जी। इसलिए तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप घुमा के बातों में कह देते हैं जो कहना होता है, उसका अर्थ कोई निकाले, उसका अनर्थ कोई निकाले, वो उसका काम रह गया, लेकिन वो धर्म संकट ही है। तो वो जो धर्म संसद हुआ, 2 FIR दर्ज हुए, खुलेआम चुनौती दी गई कि किसको गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार कर लो, कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था। जिस सुप्रीम कोर्ट की आस्था आजकल दरकने लगी है, लोग बात बात पे सवाल उठते हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, कोई आदेश पारित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें क्या हुआ, जवाब दो। और देखिए किस तरह से उत्तराखंड पुलिस किस तरह एक्टिव हो गई, किस तरह से गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई। तो मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरह से प्रत्येक नदियां, देश की सारी नदियां चारों दिशाओं से घूमते हुए समुद्र में जाके मिलती हैं, इस देश का सब न्याय अन्याय सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाके मिलेंगी। और ये मैं मित्रों अनुदेश को लखीमपुर खीरी को भी तो जोड़ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया तो सारी गिरफ्तारियां हो गई, जहां पूरा मामला। जी निश्चित तौर पर यही मैं कह रहा हूं कि जब मामला किसी भी तरह से, और इसको मैं इसी लिहाज से देख रहा हूं कि पृष्ठभूमि अच्छी बन रही है। कल को कोई शिक्षा मित्र जो ये कहे कि हम सड़कों पे बैठे थे, हमारी मांगे एड्रेस नहीं की गई, हमें एक बार ये कह दिया गया कि आपको हम ड्यूटी में नहीं रखेंगे और बाद में हमें फोर्स किया जा रहा है, वो भी तब जब कोविड काल चल रहा हो,
और मैं जब नहीं जाता हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, FIR दर्ज हो जाता है। और ये बात अगर देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने कही जाएगी, तो जब कोर्ट सरकार से जवाब मांगेगी तो जवाब देना मुश्किल होगा शिव कुमार जी। ये पृष्ठभूमि बन रही है, ये पृष्ठभूमि बन रही है, मैं इसे अच्छी तस्वीर के तौर पर देख रहा हूं। सरकार धर्म संकट में रहेगी। नहीं, डबल अर्थी बात मत किया करो। कहना तो सीधा बोलिए कि ये धर्म संकट जो आया है वो सबके लिए आया है। मैं सीधा सुरेंद्र दुबे सर के पास पहुंचूंगा, चूंकि समय अब बहुत हमारा फिक्स हो गया, तो सर से भी कहेंगे थोड़ा थोड़ा कम समय सब लोग लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जी सर, सुरेंद्र सर, आज आपकी डिबेट का और आपके निर्देशन का असर है कि चुनाव आयोग बीच में आया, शिक्षा मित्र और अनुदेशक चुनाव में ड्यूटी पर नहीं प्रयोग किए जाएंगे। पहले तो आपको इस बात की आपने 2 घंटे लगाए, उस पर कुछ कामयाबी लग रहा है सरकार तक आवाज पहुंच रही है, हमारे कामयाबी मिली कितनी उसका एक प्रूफ आया। जी देखिए, मैं लखनऊ में हूं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं और मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि प्रभाकर भाई ने जिक्र किया तो हमने कहा मुस्कुरा लेना चाहिए। जीवन में मुस्कुराना ही सबसे कठिन काम है। तो सरकार उसमें बुरी तरह फंस गई। चुनाव आयोग पता नहीं कैसे उस जाल में फंस गया है। देखिए, हमेशा उनकी ड्यूटी लगती थी और ये लोग BLO वो सब कंसिडर किए जाते थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण चुनाव आयोग ने कहा कि अब इनको। सेकंड, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल सर जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो सरकार, चुनाव आयोग ने कहा कि इनको हम रिजर्व ड्यूटी में रखेंगे लेकिन रेगुलर ड्यूटी में नहीं लगाएंगे। अभी एक विकल्प प्रभाकर जी ने बताया कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाए तो वहां से बहुत कुछ हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है, ये अनुदेशक और जो अन्य जो शिक्षा मित्र हैं ये मना भी कर सकते हैं सीधे। जो आपने मेन फोर्स से हमको हटा दिया, क्योंकि अभी जो फोर्स बनती है उसमें ऑप्शन नहीं होता है। पहले से ये लोग हैं उस फोर्स के अंश। पिछला चुनाव करा चुके हैं, जिला परिषद करा चुके हैं और छोटे चुनाव करा चुके हैं। तो इससे इनके जो एक अस्तित्व वाली लड़ाई को थोड़ा बल मिलेगा। मुझे नहीं मालूम किन कारणों से किया, तो इसको जब बारीकी से देख करके और इन अनुदेशकों को बहुत ही होशियारी से वकीलों से कंसल्ट करने के बाद चुनाव आयोग के साथ कौन सी पहल करें, कौन सी गेम खेलें, तब आगे बढ़ना चाहिए। बिना सोचे समझे बहुत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। संदीप सर, लगातार मुहिम का असर होता है। कहते हैं कि अगर रस्सी भी रोज रगड़ती है तो पत्थर पर निशान छोड़ जाती है। जी, तो जी। डिबेट का असर तो निशान छोड़ने लगा है। प्रभाकर जी ने प्रूफ और कर दिया कि कुछ न कुछ तो असर दिख रहा है। जी, जी। ऐसे में अब अनुदेशक और शिक्षा मित्र करें क्या? जी, जी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है शिव कुमार जी। ये इन कर्मचारियों की चुनाव को संपन्न कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको मैं एक मज़ेदार बात बताऊं। एक बार एक हाई कोर्ट के जज साहब से मेरी बात हो रही थी। वो बोल रहे थे कि अरे आप लोग सिर्फ EVM के पीछे पड़े हैं, लेकिन जो चुनाव कराने वाले अधिकारी होते हैं उनकी भूमिका पे आप लोग बात ही नहीं करते हैं। और फिर उन्होंने उदाहरण दिए कई ऐसे चुनाव जिसमें हारे हुए कैंडिडेट को जिता दिया गया। उसमें एक गुजरात में पहले शिक्षा मंत्री थे चुडासमा जी, जिनकी मतों की पुनर्गणना का आदेश हुआ, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है, जबकि वहां पे अब विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो ये इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और निश्चित रूप से सरकार डर गई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये जो कर्मचारी हैं ये असंतुष्ट हैं और कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े उनको। और ये मुझे लगता है कि इन्हीं की तरह के कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले पंचायत चुनाव में या उसके पहले भी 2019 में ही मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी खुले पशुओं के मुद्दे पे उसको चुनाव हार जाना चाहिए था, कम से कम उत्तर प्रदेश में।
क्योंकि योगी के आते ही वो एक बड़ी समस्या बन गई थी। लेकिन उसके बाद जिस भारी अंतरों से वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीता, तो वो सामान्य बात नहीं थी। उसमें ईवीएम की भी भूमिका थी और अधिकारियों और कर्मचारियों की भी भूमिका थी। तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर कर्मचारी और अधिकारी असंतुष्ट होगा उससे, तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसके लिए आपको बधाई कि आपने ऐसी स्थिति बना दी है कि अब सरकार डर रही है इनको चुनाव की ड्यूटी पे लगाने से। जी मैं अगला सवाल अजय सर से लूंगा। अजय सर से भी थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि आज समय कम ले लें। अजय सर, शिक्षा मित्र अनुदेशक इनकी संख्या 2 लाख है। अब सरकार सिर्फ 2 लाख लोगों से डर रही है, जहां कह रही थी कि हमने करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया, एमएसएमई से दे दिया। कल आपके ही डिबेट में वो प्रवक्ता गिना रहे थे कि इतने आंकड़े थे कि आपको शायद थोड़ी सी गुस्सा भी आ गई, तो फिर आप चले गए थे कि वो आंकड़े बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। नहीं आ गई थी, मेरा नेटवर्क जो है वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। वो आंकड़े भी नहीं पच रहे थे, वो आंकड़े भी नहीं पच रहे थे, आंकड़े भी नहीं पच रहे थे। आंकड़े ही ऐसे थे कि वो पच नहीं रहे थे। हम आंकड़ों पे बात करें, एमएसएमई, मनरेगा भी अब उनके उसमें रोजगार में कि जो मनरेगा से हम दे रहे हैं वो भी। तो ऐसे में क्या शिक्षा मित्र अनुदेशक अब इनकी सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रकोप दिख रहे हैं कि जैसे सामने बादल आ रहा है वो बहुत भयंकर, कि अब की बार प्रलय आने वाली है, इस बादल को रोक लीजिए, प्रलय रुक जाएगी। तो क्या शिक्षा मित्र अनुदेशक प्रलय कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की? मिश्रा जी, मैं तो पहले आपको बधाई देता हूं कि उन्हें ताकत बनाने में आपकी एक बड़ी भूमिका है, और आपने जिस तरह से कैंपेन चलाया है, जिस तरीके से उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया है, एक आवाज बनाया है, वो एक मायने रखता है। तो पहले आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। इसके बाद में दूसरी बात ये है कि निश्चित रूप से ये 2 लाख जो है नहीं है, इन 2 लाख के साथ में पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। यदि वो परिवार जोड़ लीजिएगा तो भी औसत में यदि 5 आदमी जोड़िए तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी आप देखिए 2 लाख इंटू 5 मतलब 20 लाख हो गए। और 20 लाख के साथ साथ इसके बाद में उनके रिश्तेदार नातेदार जिन पर वो असर डालते हैं, उन लोगों को देख लीजिए। तो ये करीब करीब जाकर के 50 लाख वोट बनते हैं, और ये 50 लाख वोट को डिसाइड करते हैं, नंबर 1। तो दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से बात आप कह रहे थे अभी एमएसएमई और दूसरी चीजें, आप यदि श्रम विभाग से पता कीजिएगा तो इस समय जो है ये भी गणना होने लगी। जैसे पेट्रोल पंप पे वो सफाई करने के लिए, पेट्रोल डालने के लिए, उसके लिए जो लड़के काम करते हैं बेचारे, और ठेके पे या जैसे भी, मतलब ये सरकारी उस पे नहीं, जो प्राइवेट काम करते हैं, उन सबको भी अब रोजगार में गिना जा रहा है। वो मजबूरी में काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी यदि रोजगार में गिना जा रहा है। अब उन लोगों को भी रोजगार में गिना जा रहा है जो तमाम सारे लोन ले करके और छोटी छोटी रेहड़ी फड़ी और वो लगाते हैं और वो करते हैं, उसे भी रोजगार में गिना जा रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि रोजगार का सच ही है। तो उत्तर प्रदेश में असल में सरकार इस समय डर गई है, उसके लिए एक एक वोट आज मायने रखने लगा है। और उसकी वजह यह है कि पिछले 5 सालों में उनकी वैल्यू नहीं समझी गई, और जिस तरह से लोगों का और जनता की भावनाओं का तोड़ा गया है, जिस तरह से पकौड़ी बनाने और चाय बेचने और इन सबको ही रोजगार समझा दिया गया कि आप इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए, एमबीए कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप पकौड़ी बेच के और चाय बेच के और इसको एडवर्टाइज किया जा रहा है कि देखिए इसने पकौड़ी बेच करके इतना कमा लिया, इतना कर लिया, इसने चाय की दुकान खोल के, फड़ी खोल के और ये करके इतना कमा लिया। तो इस तरह से भी अब ब्रांडिंग होने लगी है। तो आप समझ सकते हैं। सर, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। उल्टा यहाँ पे ये हाल है उत्तर प्रदेश में कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिर रहा है यहाँ पे। यानी कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या जो युवा ढूंढ रहे हैं नौकरियां, वो हताश होकर छोड़ दे रहे हैं नौकरियां ढूंढना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तक गिर गया है। जी नहीं, सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना था, मैं आपकी बात में सिर्फ एक एडिशन करना चाहता हूं। बिल्कुल ईशान बहुत सही बात कह रहे हैं। इनके आंकड़ों को देखने वाला स्थिति ये है, मुझे गंगवार साहब खुद बता रहे थे, जो श्रम के राज्य मंत्री इत्तेफाक से रहे हैं, स्वतंत्र प्रभार, तो उन्होंने बताया कि जो स्थिति है वास्तव में वो इतनी बुरी है कि कुछ कहना नहीं।
कहा उसी के आंकड़े मैंने भेज दिए थे तो वो बर्दाश्त नहीं हुए और मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। तो ये रोक लेते, रोक लेते, आंकड़े तो उनके हाथ में थे, अपना पद क्यों गंवा दिया? नहीं, अब अगले आदमी ने जब जारी कर दिए उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता था ना। जी जी। तो समस्या वहीं आ जा रही है कि बहुत सारे डाटा, अब आप देखिए डाटा बनना बंद हो गया है, इंटरनल बनता है, कोई भी जो सार्वजनिक पोर्टल पे डाला जाता था वो डाटा नहीं डाला जा रहा है, आप देख लीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से किया जा रहा है तो अब डरना स्वाभाविक है, क्योंकि अब लग रहा है कि ये जाती हुई सरकार है। अब लोगों को भी लगने लगा है, ऐसी स्थिति में लोग मुखर भी होने लगे हैं और बहुत सारी चीजों पे जो दब के रह रहे थे और बहुत सारी चीजें थी अब वो खुल के बोल रहे हैं। जी जी, मैं देवेंद्र पांडे के पास पहुंचूंगा। देवेंद्र पांडे जी, आज तो आप खुश होंगे कि कम से कम डिबेट का असर दिख रहा है और आज आपकी बात भी हो गई एक पार्टी से, क्या रहा? सबसे पहले आपके इस पैनल में सभी सम्मानित लोगों को सादर प्रणाम, और आपको सर विशेष प्रोग्राम की आपके इस कार्यक्रम के मुहिम का असर तो पक्ष और विपक्ष दोनों में दिख रहा था। और आज स्पष्ट सपा के प्रवक्ता जी ने हमसे कल परसों बात करके और समय दिया था कि 3 बजे आज हम लाइव रहेंगे, और जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमसे बात हुई है उसको सार्वजनिक रूप से मैं समझिए कि एक तरह से घोषणा करूंगा, जिसको ऑन रिकॉर्ड आपके लोगों के पास उसको आप रखें और सरकार के में सहयोग करिए। तो जिसमें आपने सब देखा होगा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से आपके बारे में और प्रताप जी के बारे में, शिव कुमार, सबके बारे में उन्होंने नाम लेके बताया कि इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाया, उनसे जो भी बातें हुई स्पष्ट उन्होंने ये बात को उल्लेख किया और ये ऑन रिकॉर्ड लाइव में आके कहा कि इसको आप लोग रिकॉर्ड में रख लीजिए कि 32,022 बीपीएड की भर्ती आते ही, उनको सब मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार में आते ही सबसे पहले काम सुप्रीम कोर्ट में से अपील वापस लेने का काम करूंगा। जो सर हमारी लगातार ये मांग थी, इस सरकार से मांग थी कि अगर आप इस समय कर सकते हैं तो कुछ नहीं करना था। जो सरकार बेवजह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके इस मामले को लेंदी बनाई हुई है और खेल और योग की बात करने वाली खेल शिक्षक की भर्ती नहीं कर रही है, उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार आते ही इस चीज को मैं पहले ही इसको कराया जाएगा। तो मैं आपको और आपके पूरे चैनल को माध्यम को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको भी 1,54,000 बीपीएड की तरफ से भी धन्यवाद दूंगा कि आपने स्पष्ट रूप से ये मुखर होकर आपने ये बात को रखा कि हम इसको आते हुए करेंगे। अब रही बात सर हमारी भर्ती के बारे में, तो हमारी भर्ती सर पिछली सरकारों से लगातार ठोकर खाते, हम लोग खेल शिक्षक होते हुए भी एक खेल की फुटबॉल की तरफ घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, और आज भी हम लोग उसी निराशा के जगह पे हैं। बस एक आशा की दीप आपके चैनल के माध्यम से जगी हुई है कि रोज हम लोग जो भी हमारे बिखरे हुए साथी हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त हैं, सबको 1 घंटा आप इस चैनल के माध्यम से बांध लेते हैं और सब लोग इस बैठे इस चैनल पे टुकटुके लगाए रहते हैं कि आज कुछ घोषणा हो जाए या आज कोई प्रवक्ता आके हम लोग के बारे में कुछ अच्छी खबर दे दे। तो मैं आपको ये फिर धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे साथी कम से कम एकजुट हुए हैं और इस चैनल के माध्यम से एक उम्मीद बना के बैठे हैं कि कहीं से कुछ खुशखबरी मिल सकती है। अब आचार संहिता लग जाने के बाद अब तो बस यही है कि नई सरकार का निर्माण करना है, उसी सरकार का निर्माण करना है जो बीपीएड भर्ती की बात करेगा, खेल शिक्षक की बात करेगा। सिर्फ घोषणा और आश्वासन तो सर बहुत लोगों ने दिया, लेकिन अब हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा शॉर्ट में, समय कम है सभी साथियों से, हम लोग भी सर पढ़े लिखे हैं और ये गांव की प्रधानी की चुनाव नहीं है कि साड़ी मीट और बोतल बांट के चुनाव लेंगे। ये पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों का समाज है और इसमें पूरा युवा एकजुट हो चुके हैं कि जो रोजगार शिक्षा की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। और आपने देवेंद्र जी, बस मैं फिर रोज मौका दे रहा हूं पूरा, आज कम थोड़ा सा ले लीजिए, बहुत गेस्ट हमने सीनियर बुला रखे हैं सिर्फ इसीलिए आप लोगों का। मैं सभी गेस्टों से कहूंगा कि एक अब ये 1,54,000 और जोड़ दीजिए, 2 लाख अनुदेशक और शिक्षक थे, ये 1,54,000 बीपीएड जोड़ दीजिए, 3,54,000 हो गए। अब चलते हैं डॉक्टर ओमकार नाथ पांडे के पास, जिनकी संख्या 3,000 है। ये वो पीएचडी शिक्षक हैं जो 5,000 पर वेतन पर काम करते हैं। ओमकार जी, थोड़ा आज कम समय ले लीजिए डॉक्टर साहब।
ठीक, इस पैनल पे बैठे सभी लोगों को सादर नमस्कार। इकट्ठे सामूहिक रूप से, समय कम है तो। और मैं इस डिबेट में आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी, मैंने कहा था कि ये भाजपा दूसरे की गलती से सत्ता में आती है और अपनी गलती से चली जाती है फिर बनवास में। और फिर एक दिन मैं बीच में कहा था, कल परसों ही मैंने कहा था कि अहम का भाव जब उत्पन्न हो जाता है तो विवेक खत्म हो जाता है। आप विवेक खत्म हो गया दिख रहा है आपको, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और आभार कि आपने ये पूरा असरदार तरीके से इस मुहिम को जो 90 दिन से 91 दिन से चल रहा है, पूरे असरदार तरीके से आपने इसको चला किया और हम सभी को एक मंच पर। शुक्ला जी जरा शुक्ला जी माइक म्यूट कर लीजिए। शिव कुमार जी आपको नहीं सर? हाँ, मैंने एक दिन कहा भी था कि आपने इस मोती के माला की तरह मजबूत धागे से हम सभी को पिरो कर रखा है। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि यह सरकार लगातार हम मांग करते रहे, विपक्ष भी, हमारे लिए तो लगभग सभी दलों को हमने देख लिया है, सभी दलों की सरकार देख ली है, 2 बार सपा की देख ली, 1 बार बसपा की देख ली, फिर भाजपा की भी देख ली, लेकिन सभी ने केवल आश्वासन दिया और यही कहा कि करेंगे, घोषणा कर दिया, कह दिया, घोषणा पत्र में कभी डाला, कभी आश्वासन दे दिया, कभी समर्पण पत्र हाथ में लेकर के कह दिया मंच से कि ये हमें समर्थन पत्र मिल गया है उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों के संविदा शिक्षकों का, और आते ही 1 महीने के अंदर इसका काम कर दिया जाएगा। ये आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था 2012 में। अब अभिषेक मिश्रा जी आए थे हमारे कार्यक्रम में, हम लोग नागरिक अभिनंदन किए थे, और अभिषेक मिश्रा जी आजकल मुहिम में लगे हुए समाजवादी पार्टी की, उन्होंने भी बहुत आश्वस्त किया था, लेकिन वो नहीं हुआ और हम लोग लगातार जुड़े, वोट दिए। मैंने जो भी करना था प्रचार प्रसार जिस स्तर से हम कर सकते हैं, अपने छात्रों से लेकर के, अपने परिजनों से लेकर के, रिश्तेदारों से लेकर के, और हम कितना प्रभावशाली हैं ये तो कलम बताती है, तो हम ये कर सकते हैं, हम कर किए भी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई, एसएलपी खारिज हो गई, हाई कोर्ट में अवमानना की केस चल रही है, 3 साल से चल रही है, उसमें पर्सनल अपीयरेंस भी लगी हुई है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मुनका असगर का भी वर्तमान में कार्यरत है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी सम्मान नहीं करेंगे, उच्च न्यायालय के भी आदेश का सम्मान नहीं करेंगे, हमारी मांग को भी नहीं स्वीकार करेंगे, तो हम नागरिक हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश के, हम शिक्षक हैं कि नहीं है? और हमारे ही कॉलेज के शिक्षकों को आप सारी सुविधाएं, उनका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, आप उनको डीए नहीं देंगे, 1000 रुपए का इंक्रीमेंट नहीं देंगे, उनको प्रोफेसर नहीं बनाएंगे तो उनका चूल्हा नहीं बंद होगा। लेकिन हमारा तो चूल्हा चल ही नहीं रहा है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं 20 साल पहले से, 5000 रुपए 20 साल पहले भी, 5000 रुपए से कम अभी 20 साल बाद भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर पर हम जमे हुए हैं, और हमारे ही कॉलेज में उनको प्रोफेसर पद नाम दिया जा रहा है, उनको 2 लाख 2.5 लाख रुपए वेतन दिया जा रहा है। हम अपने ही कॉलेज के चपरासियों से भी कम वेतन पाते हैं। ऐसे में चपरासी भी हमको 1 गिलास पानी देने में झिझक महसूस करता है। इन शिक्षकों के हम ड्राइवरों से भी कम वेतन पाते हैं, और यहाँ सारा चपरासी से लेकर के और प्रिंसिपल तक का सारा वेतन उत्तर प्रदेश सरकार देती है यूसी के सौजन्य से। तो आप बताइए हम जाए कहाँ? हम तो अपनी मांग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से जैसे शिक्षा मित्र और इनको अनुदेशकों से सरकार डरी हुई है, उसे सबसे डर लग रहा है, क्योंकि चुनाव में हमारी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, हम लोग की ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए उनको डर थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन वो डर का एहसास तो हम गंभीर तरीके से कराएंगे, ये तो समय आने वाला बताएगा। लेकिन मैं आपके इस चैनल को बार बार आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आपने हमारी बात अपने स्तर से हर सक्षम स्तर तक पहुंचाई है, और आने वाले दिनों में क्या होता है जो भी होगा आपके चैनल के माध्यम से होगा। आपको बहुत बहुत विक्रम सिंह जी थोड़ा कम समय आज आप भी ले लेना, फिर मैं 2-2 मिनट सब गेस्टों को दूंगा, बहुत जरूरी है इनको सुनना। आपको तो मुझे 90 दिन से आप ही को सुनना हूँ और आप ही की आवाज को मुखर कर रहा हूँ, इनसे भी तो पूछ रहा हूँ कुछ। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और पिता तुल आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर का, आदरणीय संदीप पांडे सर का, आदरणीय प्रभाकर सर का, और आदरणीय ईशान जी का भी बहुत बहुत आभार सर, और आदरणीय अजय शुक्ला सर का भी सर। सर आपकी ही इस चैनल की आवाज बनकर आज 3 बजे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय फखरुल हसन चांद जी ने ऑनलाइन फेसबुक पे आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से माननीय अखिलेश यादव जी की बातों को कहा कि हम जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से स्पेशल कवरेज न्यूज का नाम लिया, आपका नाम लिया, आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर का भी नाम लिया, और आदरणीय रुद्र नारायण दुबे जी का भी नाम लिया, और कहा कि अनुदेशकों को नियमित करने के लिए यदि हमको कानून बनाना भी पड़ेगा तो हम कानून बना के अनुदेशकों को नियमित करेंगे।
इतना भरोसा उन्होंने दिया है। और कल भी कहा कि समाजवादी जो घोषणा पत्र होगा उसमें भी हम अनुदेशकों को नियमित करने की बात करेंगे। तो इतना विश्वास यदि समाजवादी पार्टी दे रही है, और जैसा कि पहले भी इसका विश्वास मिला था जब 10 नवंबर को आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी, और उसी समय से हमारा एक एक अनुदेशक समाजवादी पार्टी के लिए बूथ स्तर पर लगकर काम कर रहा है। क्योंकि ये जो वर्तमान की सरकार है ये अत्याचारी सरकार है, अहंकारी सरकार है, दुराचारी सरकार है, मक्कार सरकार है। इन्होंने हमारा जो 8,470 मिल रहा था उसको भी घटा के फिर 7,000 पे ला दिया, और 9 महीने की 13,230 की रिकवरी भी कर ली। ये सरकार न हाईकोर्ट की बात मानती है न सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है। ये पता नहीं है सरकार किसके कारण से, किस कारण से किसकी बात मानती है, किसके आदेशों का पालन करती है। हमको तो आज तक इस सरकार के बारे में समझ में नहीं आया। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री के पीएमओ कार्यालय से लेकर राज्यपाल के कार्यालय से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर न जाने कितनी बार किससे मिला, लेकिन ये अहंकारी सरकार, इनको अनुदेशकों से कोई मतलब नहीं है। और आज सरकार को लगा है कि अनुदेशक हमको सरकार से गिराने का कार्य कर रहे हैं, तो इन्होंने चुनाव आयोग को कहा, पत्र जारी करके कहा कि अनुदेशकों को चुनाव ड्यूटी से आप बाहर करिए। अरे अच्छा हुआ चुनाव ड्यूटी से बाहर करोगे, हम तो गांव गांव जाकर आपके खिलाफ जनमत तैयार कर रहे हैं, और चुनाव के दिन यदि बूथ के बाहर हम लोग रहेंगे तो हम लोग के लिए और अच्छा मौका आपने दिया है। उन सारे मतदाताओं को हम बताएंगे कि सरकार ने किस प्रकार से हम पे अत्याचार किया है, हम पे दुराचार किया है, हमको शोषित किया है। अरे अंशकालिक के नाम पर पुण्यकालिक का काम लेते हो। नई शिक्षा नीति में नियमितीकरण की बात है, उसको आप नहीं मानते हो। आप किसको मानोगे? आप मोदी जी के द्वारा नई शिक्षा नीति को मानने को तैयार नहीं हो। आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, आप हाई कोर्ट की बात नहीं मानते, तो आप बताओ ना आप किसकी बात मानोगे? तो जनता ईश्वर एक एक अनुदेशक आपके खिलाफ है। एक एक अनुदेशक परिवार इस चुनाव में आपको बताएगा कि सरकार में जितना आपने अत्याचार किया है अनुदेशकों के साथ, एक ही छत के नीचे कोई 70,000 पाता, कोई 80,000 पाता, और उसी छत के नीचे हमको तुम 7,000 देते। अरे हम यदि अयोग है हमसे क्यों बढ़ा रहे हो? और यदि हम हैं तो हमको पूरा 70,000। आज रुकिए शिवकुमार शुक्ला जी, शिवकुमार जी 1 मिनट में आपको दूंगा, फिर मैं जाऊंगा गेस्टों के पास। 1 मिनट में अपनी बात कहिए। जैसे जी माइक खोलिए, जल्दी आप माइक खोलिए, माइक बंद है आपका। उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय संविदा कर्मचारियों से एकदम डरी हुई है, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी रसोइयों से डरी हुई है, रोजगार सेवकों से डरी हुई है। इसलिए हम अपने सारे साथियों का, चाहे वो बीएड के हैं, बीपीएड के हैं, सीपीएड के हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, टेट हैं, बीटीसी हैं, बीएड हैं, परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा छूट गई है, सबसे अनुरोध करता हूं कि अगर अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो आपको परिवर्तन लाना होगा। अब आप परिवर्तन की तरफ चलिए और इनसे उम्मीद कुछ मत कीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है, और बैठे हुए सभी अग्रजों से भी निवेदन है कि आप लोगों ने जितना सहयोग हमारा किया है शिक्षा मित्र अनुदेशक का, उतना कोई नहीं कर सकता है। मैं बार बार आपका आभारी हूं, और ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो और शिक्षा मित्र अनुदेशकों के जीवन में भी बदलाव हो। इसी आशा विश्वास के साथ कि सभी लोग इसमें मदद करेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, तभी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के बदलाव हो सकता है। जब हमको ड्यूटी से हटाया जा सकता है। 2017 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा कि शिक्षा मित्रों की ड्यूटी चुनाव में न लगाई जाए, बीएलओ न बनाया जाए। इस बार कह रहे हैं चुनाव में ड्यूटी न लगाया जाए। तो अगर आप इतना हमको उपेक्षित मानते हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि आज हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि हमको पोस्टल बैलेट इशू कराया जाए, अन्यथा ये हम लोगों को मताधिकार से भी वंचित करने की स्थिति में खड़ा कर देंगे। इसलिए इनसे हमें सावधान रहना है, और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अनुदेशक भाइयों या जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, सब लोगों को परिवर्तन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और आप सबका आशीर्वाद अपेक्षित है। धन्यवाद। प्रभाकर जी, एक बड़ी बात है कि सारे संविदा कर्मी, सारे बेरोजगार जो कभी एक मंच पर नहीं आए, कुछ ऊपर वाले की असीम कृपा रही, किसी की
इसमें कोई समर्थन नहीं रहा। मैंने जिसको फोन किया सब जुड़ते चले गए। आज 35 से 40 संगठन हैं जो एक मंच पर हैं। ग्राम प्रहरी नहीं है, उनकी भी संख्या 75,000 है। आप जोड़ते जाइए, ये संख्या 10 से 12 लाख है। जो अभी आदरणीय शुक्ल जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। 12 लाख लोग कब 1 करोड़ वोट को डिस्टर्ब कर दे कोई भरोसा नहीं है। वो सिर्फ 5 और 10 वोट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है। ऐसे में सरकार करे भी तो करे क्या? इन्हें ड्यूटी से रोकने के अलावा और करेगी क्या? अजय जी, जो सरकार जो कह रहे थे वो बात सही है कि एक परिवार में 4 या 5 सदस्य हो और उस परिवार से जुड़े हुए जितने लोग होते हैं, कोई एक आदमी है, उसकी बहन का घर, उसके मामा का घर, वो सब उस परिवार का एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा होता है और उससे वो लोग प्रभावित होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये संख्या लाखों में जाती है, मतलब बड़ी तादाद जाती है वोटर्स जिससे प्रभावित होते हैं। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं, जो मुझे समझ में आई है बात जी कि बड़ा बुरा होता है उम्मीदों का टूट जाना। उत्तर प्रदेश में सरकारों ने, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार, इनका रवैया करीब करीब एक जैसा रहा है। और अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें कही जा रही हैं, देखिए, सरकार में होकर वादा करना और सरकार बनेगी और तब मैं कर दूंगा ये वादा करना, दोनों में अंतर होता है। तो ये अब आपकी जिम्मेवारी है शिव कुमार जी और सुरेंद्र दुबे जी, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि जो लोग वादा कर रहे हैं उन्हें कल को अगर वो सत्ता में आते हैं तो उन्हें उनके वादे को आप याद दिलाएंगे। इसलिए कि मतलब निकल गया पहचानते नहीं, होता आया है ये केंद्र में भी होता है और राज्य सरकारें भी करती हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अभी से समय है आपके पास, आप लोगों के पास समय है कि कोई पार्टी प्रवक्ता ने फेसबुक पर आकर कह दिया, उस पार्टी प्रवक्ता ने कह दिया, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा इस मामले में हार्श हूं कि मैं बहुत पार्टी प्रवक्ताओं को जानता हूं जो अपने पार्टी अध्यक्ष से महीनों से बात नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते। तो इसलिए इस मामले में बहुत सावधानी की जरूरत है कि जो कह रहा है वो क्या इस पोजीशन में है कि आपकी बात पार्टी अध्यक्ष तक पहुंचाने की स्थिति में। तो ये सावधानी रखनी होगी, ये जिम्मेवारी आपकी बनती है शिव कुमार जी। इस मुहिम में जितने लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए कि कल को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। पता चला कि जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं वो तो चला गया, जो आए उसने आपको नकार दिया। हालांकि मैं अभी भी मान रहा हूं कि मौजूदा सरकार, सत्ता अगर इस बात को समझ गई है कि अगर इनकी नाराजगी इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्हें अगर हम चुनाव की ड्यूटी में लगाते हैं तो हमारे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो कोई भी सरकार इग्नोर अब नहीं कर पाएगी। इसलिए कि चुनाव, सियासत में रहना है तो चुनाव लड़ना है। पॉलिटिकल पार्टियों का उद्देश्य ही होता है चुनाव में रहना, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। तो इतनी बड़ी संख्या को नाराज करके नहीं रखा जा सकता। तो आपकी जिम्मेवारी है कि जैसे कह रहे हैं ना कि जो ये कोरोना का जो डोज लग रहा है, पहला डोज, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, और उसके बाद से कुछ समय जब साल भर बीतने लगे तो बूस्टर डोज, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसे कंटिन्यू करें। अभी जो आप डोज दे रहे हैं समय समय पर इसे देते रहिए और बाद में जब सत्ता परिवर्तन हो जाए तो आप बूस्टर डोज की तैयारी करके बैठे रहिए, ताकि कोई भागे नहीं। वादा खिलाफी करने पर आपको पकड़ना है, और कैसे पकड़ना है अभी से आपको रणनीति तय करनी पड़ेगी। नहीं प्रभाकर जी, इसके लिए सुरेंद्र सर ने बोल रखा है और हमने भी बोल रखा है, जब तक नियमित नहीं होंगे तब तक ये 1 घंटे का प्रोग्राम जारी रहेगा। चुनाव के बाद बहुत प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, रोजगार नहीं खत्म होता है, और ये तभी खत्म होता जाएगा जो हमारे साथ संगठन जुड़े हैं उनका भला होता जाएगा, हम अपना प्रोग्राम बंद कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार ये छूटेगा तभी जब इनको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई अनवरत जारी रखेंगे, लगातार जारी रखेंगे। जब ये सब खुश हो जाएंगे तो हम अपना प्रोग्राम बदल लेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुख्य मुद्दा बनाएंगे। अजय सर ने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है, आपने दिया है, और कई सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है कि जब आपको जरूरत हो, आप जब कहेंगे हम हाजिर रहेंगे, चाहे कहीं प्रोग्राम हो हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। आप सबका भी उसी तरीके से हमें साथ चाहिए जैसे सुरेंद्र सर दे रहे हैं। सब साथ देंगे तभी लड़ पाएंगे, हम अकेले क्या लड़ लेते। आज इस जगह पहुंचाने में आप सबका भी तो बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे हम 1 मिनट में आपको फोन करके कहते हैं आ जाइए, तो वो एक हौसला होता है। मैं सीधा संदीप पांडे सर के पास पहुंचता हूं। संदीप जी को तो उस दिन रात में हमने
9 बजे डिबेट में जोड़ा, 9:45 बजे खत्म हुई। शिखापाल टंकी पर बैठी थी 150 फीट ऊपर। संदीप पांडे जी 11:15 बजे इस भीषण ठंड में उनके पास पहुंचते हैं दिसंबर के महीने में, क्योंकि उन्हें उसी दिन पता लगा था कि एक महिला 150 फीट ऊंची टंकी पर बैठी है, इसे कोई पूछने नहीं आ रहा है। मैं संदीप सर का भी इस डिबेट में शामिल होना और फिर उन मुद्दों को डाइल्यूट करना, उनको सरकार तक पहुंचना, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। सारा जो श्रेय है हमसे ज्यादा सुरेंद्र सर का है कि इस उम्र में लगातार 2 घंटे डिबेट को देना। अभी मैंने 10 दिन से ये 1 घंटे की है। और निर्देशन सुबह 9 बजे पूछना किस किस को बोल दिया है, फला फला को शामिल करना, मैंने भी उसे बोल दिया, उसे तुम कॉल कर लेना। इतना सब जिम्मेदारी निभाना, उसके बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। शुरुआत में रुद्र प्रताप जी ने पूरी मेहनत की और साथ दिया। आज किसी कारण से हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम पहले लोगों से इनवाइट कर चुके थे, कई दिन से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे ही सब लोग जुड़े रहेंगे तो जाहिर तौर पर इन्हें अधिकार दिला कर ही दम लूंगा। संदीप पांडे जी सर, थोड़ा सा 1 मिनट ले लें, आज समय मेरा हो रहा है, अगला शो हमारा तैयार है, मुद्दा गर्म है जी। संदीप पांडे जी, जी इन रोजगार को हक मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, इसमें क्या दो राय है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं तो आपकी मुहिम के साथ इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि एक तो जो खुले पशु वाला मुद्दा है और दूसरा बेरोजगारी, इनको मैं पूरी ताकत लगा के उठाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम के पे बांट के न लड़ सके। जो ध्रुवीकरण कर ले जाती है वो, अगर जनता के मुद्दे आ जाएंगे, जैसे किसान आंदोलन की वजह से जब राकेश टिकैत ने वहां हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया, तो जिन हिंदू मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने बांटा था वो एक हो गए। तो इसलिए इस तरह के मुद्दे बहुत जरूरी हैं, ताकि जो सांप्रदायिक राजनीति है, जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बन के खड़ी हो गई है, उससे हम निजात पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सर थोड़ा कम समय है अब जी। देखिए, आपकी जो मुहिम है निश्चित रूप से सराहनीय है। और मुझे सुरेंद्र भाई ने जब फोन करके कहा पहली बार, तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए मैं वो हूं कि उन्होंने कहा तो मेरे लिए जुड़ना जरूरी हो गया था। और उसके बाद आप जब भी आदेश करते हैं मैं हूं, और मैं सदैव खड़ा रहूंगा। और इस संदर्भ में मैं एक छोटा सा और बताऊं, अभी मेरी प्रियंका गांधी से 2 दिन पहले बात हुई थी, तो मैंने उन्हें भी सजेस्ट किया है, आपकी समस्या के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम जो हमने रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम ही खत्म किया जाए और लोगों को किया जाए। और कहा हमने तो इसकी पूरी तरह से लड़ाई लड़ने की बात कही है। हमने तो, उन्होंने मुझे बताया कि शायद जो आंगनवाड़ी थी और दूसरी थी, उनका उन्होंने अभी मुद्दा बनाया था और उसकी लड़ाई लड़ी थी, उस पर कुछ इंसाफ शायद मिला है। और जो है ये भी सब चीजों पे उनका करने का है इरादा। लेकिन वो कहें कि हम तो अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो जो भी चीज होती है तो देखेंगे, उसमें जो भी चीज होगी हम करेंगे। जी सर, ईशान थोड़ा समय हो चुका है, सुरेंद्र सर से भी अनुरोध करेंगे कि समय हो चुका है। हम कल फिर 8 बजे इसी तेवर इसी कलेवर से हाजिर रहेंगे आपके साथ। सबसे अच्छी बात शिव कुमार जी बस ये है, मैं एक बस 30 सेकंड लूंगा, कि बहुत अच्छी बात यह है कि अब सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति होने लगी है। और सबसे अच्छी बात, राजनीति नहीं मतलब जो हमारे लोग हैं, जो वोटर हैं, कम से कम जागरूक हो रहे हैं और जो विकास का वादा दिखाया था उसको वो मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है बस। सुरेंद्र सर अनुमति है? सुरेंद्र सर जी, हम लोगों ने जो एक सरोकारी पत्रकारिता या जनता से